हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास में तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे, जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यदि आप लोग पिछला दोनों क्लास नहीं देखे हैं, पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको बेसिक से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि पहले वीडियो से। तो इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी चैप्टर जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल शुरू से पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, क्योंकि बिना बेसिक को समझे हुए किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना नामुमकिन है। इसलिए आप लोग बेसिक से पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो जब तक समझ में नहीं आएगा परीक्षा में आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़िए तो बेसिक से पढ़िए। चलिए, तो आज का यह जो क्लास है यह तीसरा क्लास है, यानी कि तीसरा पार्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न बताएंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास के कारणों का वर्णन करें। क्योंकि इस प्रश्न के पीछे जितने सारे भी प्रश्न हैं सभी का उत्तर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम लोग यही बात समझेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण की वजह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यानी कि हिंद चीन में रहने वाले सभी लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति भावना जगा। हिंद चीन कहने का मतलब आप लोग जानते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। यानी कि हिंद चीन में 3 क्षेत्र आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बारीकी से समझते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए कि हिंद चीन कहने का मतलब क्या होता है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित रूप को ही हम लोग हिंद चीन बोलते हैं, क्योंकि वियतनाम पर चीन का प्रभाव था और लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। इस वजह से वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित रूप को हिंद चीन बोला जाता है। सबसे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, ऐसा कौन सा कारण था जिसके वजह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आप लोगों को पता है कि हिंद चीन पर किसका कब्जा था, फ्रांसीसियों का कब्जा था। जिस प्रकार से भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, उसी प्रकार से हिंद चीन पर यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर किसका कब्जा था, तो फ्रांसीसियों का कब्जा था। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई आदमी कब्जा कर लेता है तो उसका शोषण करता है। जैसे अंग्रेज भारत पर कब्जा किए हुए थे तो भारत का शोषण कर रहे थे, उसी प्रकार से जब फ्रांसीसी हिंद चीन पर कब्जा कर लिए तो हिंद चीन का शोषण करना शुरू कर दिए। और जब हिंद चीन का शोषण हो रहा था तो हिंद चीन के लोग इस बात को लेकर के गुस्सा थे और इसी को लेकर के छात्र आंदोलन हुआ। और छात्र आंदोलन के पश्चात क्या हुआ, औपनिवेशिक शोषण को बंद किया गया, यानी कि धीरे धीरे करके हिंद चीन आजाद हुआ। तो चलिए हम लोग कारणों का वर्णन करते हैं, विस्तार से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास की भावना 20वीं शताब्दी से झलक दिखाई देने लगी। यानी कि 20वीं शताब्दी में ही यह झलक दिखाई देने लगा था कि अब राष्ट्रवाद का भावना पनप रहा है। यानी कि 20वीं शताब्दी से ही यह हल्का फल्का दिखाई देने लगा था कि अब लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति भावना उठ रहा है, यानी कि लोग अब राष्ट्रवादी होते जा रहे हैं। यह कब झलक गया था, तो 20वीं शताब्दी में ही इसका झलक दिखाई देने लगा था। अब चलिए हम लोग कारणों के बारे में जानते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण की वजह से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगा। तो सबसे पहला कारण था औपनिवेशिक शोषण। अभी हम आपको बताए कि हिंद चीन का शोषण हो रहा था फ्रांसीसियों के द्वारा, और इसी के लिए यह आंदोलन हुआ, जिसमें सबसे पहला कारण था औपनिवेशिक शोषण। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा हिंद चीन का जमकर शोषण किया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि जब उस पर कब्जा किए हुए है, उसको गुलाम बनाए हुए है, तो उसका शोषण तो करेगा ही। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा हिंद चीन का जमकर शोषण किया जा रहा था, और इस बात से राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। इसमें संस्था और छात्रों का आंदोलन सक्रिय रहा, यानी कि छात्रों ने आंदोलन किया, बहुत सारे संस्था थे जो कि सक्रिय हो गए ताकि किसी भी तरह से जो शोषण हो रहा है इसको बंद किया जाए। तो सबसे पहला कारण यही था, औपनिवेशिक शोषण।
उसके बाद दूसरा कारण था औपनिवेशिक धार्मिक नीति। ध्यान रखिएगा, दूसरा कारण था औपनिवेशिक धार्मिक नीति। जितने सारे भी पॉइंट हम आपको बताएंगे सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह वाला जो प्रश्न है यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बस आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता था। यानी कि हिंद चीन में जितने सारे भी लोग रहते थे उनके जीवन में बदलाव लाना चाहता था, परिवर्तन लाना चाहता था। कौन? फ्रांसीसी लोग। फ्रांसीसी लोग यह सोचता था कि हिंद चीन में रहने वाले जितने सारे भी लोग हैं वह हमारे अनुसार रहना शुरू कर दें, हमारे धर्म को अपना लें, हमारे जैसा उनका पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, यानी कि अपने जैसा उसको परिवर्तित करना चाहता था। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता था, जिसका केंद्र बिंदु ईसाई धर्म को अपनाना था। यानी कि फ्रांसीसी लोग हिंद चीन वाले लोगों से बोलते थे कि तुम लोग ईसाई धर्म को अपना लो, क्योंकि फ्रांसीसी लोग ईसाई होते थे तो बोलते थे कि तुम ईसाई धर्म को अपना लो, यानी कि अपना धर्म उन पर जबरदस्ती थोपना चाहते थे। अतः इस धर्म से जनता में असंतोष फैल गई और अपनी राष्ट्र भावना का विकास किया। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम को नहीं चाहेगा और जबरदस्ती आप उससे काम करवाइएगा तो उसको गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो आंदोलन होगा। और हुआ यही हिंद चीन में। जब फ्रांसीसी लोग जबरदस्ती अपना ईसाई धर्म हिंद चीन वाले लोगों के शरीर पर थोपना चाहते थे, वे लोग बोलते थे कि तुम अपना धर्म को छोड़ दो और मेरा धर्म अपना लो। और इस बात को लेकर के लोगों में असंतोष फैल गया, लोग गुस्सा हो गए और अपनी राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगे कि सब मिलकर के एक हो जाते हैं और इन सबको भगाते हैं। तो दूसरा कारण था औपनिवेशिक धार्मिक नीति, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा कारण था विश्व घटना का प्रभाव। तो विश्व घटना का प्रभाव कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से अभी हिंद चीन में हो रहा था इस प्रकार का घटना पहले विश्व में जहां तहां पर हो गया था, तो लोग सोचे कि हम लोग उससे सीख लेते हैं। यानी कि लोग उससे प्रभावित हो गए कि अगर वहां पर ऐसे हुआ था तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, और धीरे धीरे करके लोग राष्ट्रवादी होते गए, यानी कि राष्ट्र के प्रति भावना जागते गया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि विश्व के कई प्रमुख घटना ने राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। जैसे 1905 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध हुआ था, जिसमें रूस की बुरी तरह से हार हो गई थी। वहां पर भी इसी प्रकार का सिचुएशन था जैसा भी फ्रांसीसी लोग हिंद चीन पर कर रहे थे। तो कह रहा है कि 1905 ईस्वी में जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था, लोग इससे प्रभावित होकर के राष्ट्रवादी बन गए। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ था, जिसके नेता कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन थे। यहां से भी लोग प्रभावित हुए। उसके बाद 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तथा 1929 ईस्वी में जो आर्थिक संकट आया और 1939 ईस्वी में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन सभी घटनाओं से प्रेरणा लेकर के हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास किया। यानी कि विश्व में जहां तहां जो इस प्रकार का घटना हुआ था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आर्थिक संकट आया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, चीनी क्रांति हुआ, इस प्रकार से जितने सारे भी विश्व में घटना हुए थे सभी से प्रेरणा लेकर के, सभी से प्रभावित होकर के हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास किया। तो यहां पर कुल मिलाकर के 3 प्रमुख कारण हम आपको बताए और इन्हीं 3 कारणों की वजह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहला कारण था औपनिवेशिक शोषण। यानी कि जो शोषण हो रहा था इसके खिलाफ लोग बोलना शुरू कर दिए। उसके बाद दूसरा था औपनिवेशिक धार्मिक नीति, यानी कि फ्रांसीसी लोग जो अपना ईसाई धर्म हिंद चीन वालों के ऊपर थोपना चाहते थे, लोग इस बात को लेकर के नाराज थे, गुस्सा थे और इन्हीं सभी चीज को लेकर के राष्ट्रवाद का विकास किया। और उसके बाद तीसरा है विश्व घटना का प्रभाव, यानी कि विश्व में जहां तहां जो इस प्रकार का घटना घट चुका था उससे प्रेरणा लेकर के, उससे प्रभावित होकर के राष्ट्रवाद का विकास किया हिंद चीन में। तो घटनाओं के बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा घटना। तो 1905 ईस्वी में रूस जापान का युद्ध हुआ, इससे प्रेरणा लिया गया। उसके बाद 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ, जिसके नेता कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन थे। तो हिंद चीन वालों ने यहां से भी प्रेरणा लिया। उसके बाद 1914 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो यहां से भी लोगों ने प्रेरणा लिया। और कुल मिलाकर के इन्हीं सभी बातों को लेकर के, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास किया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वह कौन सा कारण था जिस कारण की वजह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया।
अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम आपको बताए थे कि जब वियतनाम आज़ाद हुआ था तो वियतनाम दो भागों में बंट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में लड़ रहे थे तो दक्षिणी वियतनाम की तरफ से कौन गया था सहायता करने के लिए? अमेरिका गया था, और बाद में अमेरिका को हटना भी पड़ा था। लेकिन जब अमेरिका सहायता करने के लिए गया था तो यह अपना सारा हद पार कर दिया, यानी कि इसके पास जितना दम था उतना लगा लिया। सिर्फ हथियार से ही नहीं लड़ा बल्कि बहुत दिमाग लगाया। जैसे वहां के फसल को नष्ट कर दिया, आदमियों पर केमिकल का छिड़काव किया, बच्चों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया, महिलाओं के साथ रेप किया। इस प्रकार से बहुत सारे अक्रूर हत्या हुआ वहां पर, यानी कि अमेरिका जो था वह अपना पूरा हद पार कर दिया। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग समझिए। कह रहा है कि जेनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम दो भागों में बंट गया। हम आपको अभी बताए कि वियतनाम दो भागों में बंट गया जेनेवा समझौता के तहत। जेनेवा समझौता के बारे में ऊपर में हम आपको प्रश्न बता चुके हैं। कह रहा है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया, यानी कि कैसे उसका एंट्री हुआ हिंद चीन में, तो इसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि जेनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम दो भागों में बंट गया, जिसमें उत्तरी वियतनाम का कमान हो ची मिन्ह ने संभाला। हम आपको बता चुके हैं कि उत्तरी वियतनाम का नेता कौन था? हो ची मिन्ह था। इसका समर्थन रूस और चीन ने किया था, यानी कि उत्तरी वियतनाम का समर्थन कौन कर रहा था? रूस और चीन कर रहा था। जबकि दक्षिणी वियतनाम का बागडोर बाओ दाई ने संभाला था। उत्तरी वियतनाम हो ची मिन्ह, आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तरी वियतनाम का नेता कौन था? हो ची मिन्ह था, और दक्षिणी वियतनाम का नेता बाओ दाई था। और ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी वियतनाम का समर्थन अमेरिका तथा फ्रांस ने किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस तो ऐसे भी उसको गुलाम बनाए हुए था। फ्रांस तो नहीं चाहता था कि वह कभी आजाद हो, इसलिए दक्षिणी वियतनाम का साथ कौन दिया? अमेरिका और फ्रांस दिया। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था, यानी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार हो। इसने साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में प्रवेश कर गया, यानी कि दक्षिणी वियतनाम का सहारा लेकर के यह हिंद चीन में प्रवेश करता है और युद्ध करता है, और युद्ध में अपनी सारी हदें को पार करता है। इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा हद पार किया था, यानी कि युद्ध के दौरान अमेरिका ने कितना घटिया हरकत किया था उत्तरी वियतनाम के लोगों पर। लेकिन फिर भी उत्तरी वियतनाम के लोग हार नहीं माने और अमेरिका को ही अंततः पीछे हटना पड़ा था, यानी कि उत्तरी वियतनाम की ही जीत हुई थी। लेकिन अमेरिका यहाँ पर बहुत अक्रूर रवैया को अपनाया था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया। शॉर्टकट तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब जेनेवा समझौता हुआ तो वियतनाम दो भागों में बंट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम का बागडोर किसके पास था? हो ची मिन्ह के पास था, और दक्षिणी वियतनाम का बागडोर था बाओ दाई के पास। और जब अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद नहीं चाह रहा था तो इसी साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में वह प्रवेश कर जाता है दक्षिणी वियतनाम की सहायता करने के लिए, यानी कि उत्तरी वियतनाम के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हनोई समझौता क्या है। यह वाला प्रश्न भी लघु उत्तरीय में अधिकांश बार पूछा जाता है कि हनोई समझौता क्या है। तो कह रहा है कि वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। वियतनाम और फ्रांस के बीच। अब आप लोग सोचेंगे कि वियतनाम और फ्रांस के बीच ही क्यों? तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वियतनाम पर किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था, क्योंकि फ्रांसीसियों ने ही हिंद चीन को गुलाम बनाए हुए था। तो इसलिए वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हनोई समझौता के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बस आपको यही 3 लाइन लिख देना है कि वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो वियतनाम और फ्रांस के बीच। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम बम की व्याख्या करें।
अभी हम आपको अमेरिका के बारे में बता रहे थे कि जब अमेरिका दक्षिणी वियतनाम की तरफ से उत्तरी वियतनाम के खिलाफ लड़ता है तो वहां पर अपनी सारे हदें को पार करता है, अक्रूर रवैया अपनाता है, यानी कि जो नहीं करना चाहिए वह भी करता है यह वियतनाम में जाकर के। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि एजेंट ऑरेंज क्या है और नापाम बम क्या है, क्योंकि अमेरिका ने यही दो एजेंडा अपनाया था, इसके यही दो मुख्य हथियार थे। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था। आप लोगों को पता है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के युद्ध आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था, यानी कि 1945 ईस्वी के बाद से ही शुरू हो गया था। और अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों पर, क्योंकि अमेरिका दक्षिणी वियतनाम का साथ दे रहा था, तो उत्तरी वियतनाम के लोगों पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, जैसे गोला बारूद, बम वर्षक विमान, टैंक इत्यादि। यानी कि अमेरिका के पास उस समय का अत्याधुनिक जितने सारे भी हथियार थे उन सभी हथियार का प्रयोग किया। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का भी छिड़काव किया गया, यानी कि बम बारूद तो बरसा ही रहा था, इसके अलावा जैविक हथियार, रासायनिक हथियार का भी उपयोग कर रहा था। अब रासायनिक हथियार में कौन कौन सा हथियार, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो रासायनिक हथियार में सबसे पहला था नापाम बम, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नापाम बम कहने का मतलब हम लोग समझते हैं। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक था, यानी कि जो नापाम बम है एक कार्बनिक यौगिक था जो मैसोलीन का मिश्रण था, और मैसोलीन एक काफी जहरीला पदार्थ होता है। यह मानव के जिस अंग पर पड़ता है उसे जला करके राख कर देता है। इसका ज्यादा प्रयोग वियतनाम में किया गया, यानी कि जब अमेरिका दक्षिणी वियतनाम का साथ दे रहा था तो उत्तरी वियतनाम के लोगों पर मैसोलीन का छिड़काव कर दिया, यानी कि एक ऐसा जहरीला पदार्थ का छिड़काव कर दिया जिसके शरीर पर पड़ते ही हमारा शरीर जल जाता था। यानी कि वियतनामी लोग जितने सारे भी थे, अगर उन पर उसका छिड़काव हो जाता था तो उनका शरीर जल जाता था। समझिए कितना ज्यादा घटिया हरकत किया था अमेरिका वालों ने वियतनाम के ऊपर, यानी कि उत्तरी वियतनाम के ऊपर। और सबसे ज्यादा प्रयोग इस रासायनिक पदार्थ का किसके ऊपर किया गया, तो वियतनाम में ही किया गया, यानी कि वियतनामी लोगों के ऊपर ही किया गया। तो नापाम बम कहने का मतलब आप लोग समझ गए कि एक ऐसा जहरीला पदार्थ जिसका छिड़काव अगर व्यक्ति के शरीर पर होता है तो उसका शरीर जल जाता है। तो इसके बारे में तो आप लोग समझ गए। अब उसके बाद दूसरा है एजेंट ऑरेंज, ध्यान से आप लोग समझिए। दूसरा क्या है, एजेंट ऑरेंज। तो कह रहा है कि यह एक काफी जहरीला पदार्थ है, यानी कि नापाम बम भी काफी जहरीला था और एजेंट ऑरेंज भी काफी जहरीला पदार्थ है, जिसका छिड़काव अमेरिका के द्वारा वियतनाम में तैयार फसलों पर किया गया। यानी कि आदमियों पर तो छिड़काव किया ही कि आदमी जल करके राख हो जाए, साथ ही साथ वहां के जो तैयार फसल थे उस पर भी छिड़काव कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि 1.1 करोड़ गैलन का छिड़काव किया गया था। समझिए कितना ज्यादा मात्रा में छिड़काव किया वहां के फसलों पर। यानी कि अमेरिका यह प्लान बना करके ही आया था कि बिल्कुल उत्तरी वियतनाम को बर्बाद कर देना है, वहां के आदमियों को भी तड़पा तड़पा के मारना है, और अगर तड़प के नहीं मरते हैं तो फसल को बर्बाद कर देना है ताकि वे लोग भूखे मर जाएं। इसलिए वह वियतनाम में जितने सारे भी तैयार फसल थे उस पर एक जहरीला पदार्थ का छिड़काव करता है, ध्यान रखिएगा, जिससे फसल के साथ साथ जंगल भी जलकर राख हो गए। यानी कि फसल तो जला ही, फसल तो जलकर राख हो ही गए, साथ साथ आसपास जितने सारे भी जंगल थे जहां पर भी उसका छिड़काव हुआ तो जंगल भी जल करके राख हो गए, जिसमें डाइऑक्सिन पदार्थ का प्रयोग किया गया था जो शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न करता है। समझिए कितना ज्यादा निरंकुश बन गया था अमेरिका, कितना ज्यादा अक्रूर रवैया अपना लिया था वह उत्तरी वियतनाम के खिलाफ। यानी कि एक ऐसा केमिकल का छिड़काव कर रहा था जो अगर शरीर पर पड़ जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है, और हमारे पूरे फसल को बर्बाद कर दिया, पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया, आदमियों के ऊपर केमिकल छिड़क दिया ताकि आदमी जल करके राख हो जाए। इतना अक्रूर रवैया अपना लिया था उत्तरी वियतनाम के खिलाफ अमेरिका। फिर भी उत्तरी वियतनाम वालों का हौसला देखिए कि अंत में वह जीत जाता है और अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है। तो कह रहा है कि वह जो छिड़काव कर रहा था केमिकल, उसमें डाइऑक्सिन पदार्थ का प्रयोग कर रहा था जो शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न करता है। इनके प्रभाव के कारण कई वर्षों तक वियतनाम में जन्म लेने वाला बच्चा भी विकलांग पैदा होने लगा। यानी कि जिस प्रकार से जापान पर जब परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो आज तक उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि आज तक जो
बच्चा जन्म लेता है वह अपने शरीर से विकलांग होता है। उसी प्रकार से अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के ऊपर किया। 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया, जिसमें पहला था नापाम बम और दूसरा था एजेंट ऑरेंज। नापाम बम के तहत क्या किया गया कि एक ऐसा जहरीला पदार्थ का छिड़काव किया कि जो यदि मानव शरीर के ऊपर पड़े तो मानव शरीर जल करके राख हो जाए। उसके बाद दूसरा एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया। अब एजेंट ऑरेंज क्या है? एक ऐसा छिड़काव किया वह वियतनाम के ऊपर यानी कि उत्तरी वियतनाम के ऊपर, जिससे फसल तो बर्बाद हो ही गया, साथ ही साथ जंगल को भी जला करके नष्ट कर दिया उस केमिकल के द्वारा। और साथ ही साथ वह केमिकल इतना खतरनाक था कि अगर मानव शरीर के ऊपर पड़ जाए तो कैंसर का कीटाणु उत्पन्न कर देता था, यानी कि व्यक्ति को कैंसर हो जाता था। समझिए आप लोग कि उस समय उत्तरी वियतनाम वाले लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जब अमेरिका इस प्रकार का छिड़काव करता होगा। लोग बचते होंगे कि इसका एक बूंद भी हमारे शरीर पर ना पड़े, अगर पड़ गया तो हम जल जाएंगे, हमारा शरीर जल जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, पूरा फसल बर्बाद कर दिया। इस प्रकार का रवैया अपना लिया था अमेरिका। तब हम आपको शुरू में ही बता दिए कि अमेरिका अपनी सारे हदें को पार कर दिया था और उसका प्रभाव बहुत दिनों तक देखने के लिए मिला। यानी कि वहां पर जितने सारे भी बच्चे पैदा होते थे सभी बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वाला प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम बम क्या है। तो एजेंट ऑरेंज के बारे में भी आप लोग समझ गए और नापाम बम के बारे में भी आप लोग समझ गए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। अब चलिए, यहां तक तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी कि जो उत्तरी वियतनाम का नेता है हो ची मिन्ह, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है, यानी कि उसके बारे में लिखना है। तो यह वाला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस प्रश्न को अगले क्लास में देखेंगे और अगले क्लास में आपका यह चैप्टर भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताए, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कैसा लगा आज का यह क्लास। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए बार बार हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए बार बार बोलते हैं कि जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग हमारे क्लास से वंचित रह जाएंगे, आपका गोल्डन समय चला जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।